नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भटनागर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम JAIIB प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग को स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर 1 इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि एक के बाद एक सारे चैप्टर्स आपको वीडियो के थ्रू देखने को मिले और आपके अच्छे से समझ में आ पाए, जिससे कि आपको एग्जाम पास करने में कोई कठिनाई ना हो, इजीली आप लोग एग्जाम पास कर पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, क्या जरूरत है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, कैसे वर्क करता है, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्या होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? तो जैसे हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, ठीक है, वो कौन रेगुलेट करता है, कौन देखता है, कौन उसके बारे में पॉलिसीज बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो भी अपना इन्फ्लेशन हो रहा है, बूम है या फिर डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है, तो पॉलिसी गाइडलाइंस बनती है गवर्नमेंट के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी किसी सिस्टम की जरूरत होती है। तो वो क्या काम करता है वहां पर? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया कि अगर हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, किसी में भी देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल ओवर देयर। पहले कौन से हो गए? पहले द फर्स्ट वन आर द इन्वेस्टर्स एंड द सेकेंड वन आर द स्पेंडर्स। मतलब इन्वेस्टर्स कौन हो गए? जिनको पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना है, दे वांट टू इन्वेस्ट मनी इन द मार्केट। या फिर बैंक के पास भी पैसा वो अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि उनके पास जो है पैसा ज्यादा है और वो अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मनी अर्न करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए। तो बैंक के पास रख सकते हैं वो, वहां से उनको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा, एसबी में इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स वो लोग कर सकते हैं। या फिर वो लोग मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इक्विटीज खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं। ठीक है, मेनली दो तरीके हो गए। तीसरी चीज है, वो लोग इंश्योरेंस भी कराते हैं कई बार। तो इंश्योरेंस के दो पर्पज होते हैं कि एक तो पहला अभी क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस अगर कोई खरीदता है, परचेस करता है, तो डेथ होने के बाद उसको बेनिफिशियरीज को, नॉमिनीज को, उसको जो भी उसका सम है वो मिल जाता है। ठीक है, दूसरा लोग सोचते हैं कि ठीक है, हमारा धीरे धीरे डिपॉजिट भी होता रहेगा और मेच्योरिटी अमाउंट हम लोग को मिल जाएगा। तो ये चीज हो गई। फिर दूसरा, स्पेंडर्स कौन से लोग हो गए हमारे? तो स्पेंडर्स जो मेनली हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वो हमारी बिग कॉर्पोरेट्स या इंडस्ट्रीज को हम लोग बोल सकते हैं, जिनको हमेशा पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। वो क्या करना चाहते हैं पैसे से? वो लोग और इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी फैक्ट्रीज में, अपनी फर्म्स में, और उससे ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने से क्या रहेगा? अगर वो फैक्ट्री के पास पैसा ज्यादा होगा, एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगा, तो डेफिनेटली देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, जीडीपी बढ़ेगा, जिससे हमारी कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये फाइनेंशियल सिस्टम का मेन रोल हो गया। अभी हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें कितने हैं पॉइंट है, या कितनी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं मेनली, ठीक है, कितने सेटअप है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में फर्स्ट क्या हो गया अपना? सेंट्रल बैंक हो गया। सेंट्रल बैंक सभी कंट्री में होता है और इसका मेन रोल क्या होता है? पहला है मॉनेटरी कंट्रोल। मतलब जो हमारे देश में इन्फ्लेशन आ रहा है या फिर डिप्रेशन की स्थिति है, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज जो है आरबीआई इशू करता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है? ये दूसरा करता है ये सुपरवाइज करता है जितने भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बोरोइंग और डिपॉजिट्स में
इन्वॉल्व हैं, लाइक कॉमर्शियल बैंक्स हो गया, एनबीएफसी हो गया, आपका प्राइमरी डीलर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कोऑपरेटिव बैंक, जितने भी ये हैं बैंक्स हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, उन सभी को ये सुपरवाइज भी करता है। ठीक है, फिर तीसरा काम क्या करता है, ये मैनेजमेंट करता है किसका, गवर्नमेंट के फंड का। मतलब गवर्नमेंट को अगर डेब्ट की जरूरत है, नेसेसिटी है, तो वो आरबीआई से गाइडलाइंस लेता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का बैंक भी है, मतलब गवर्नमेंट को जब भी कोई आवश्यकता रहती है, नेसेसरी रहती है, नेसेसिटी किसी गाइडेंस की या फिर बैंकिंग नीड की, तो वो गवर्नमेंट का बैंक कौन काम करता है, आरबीआई वर्क्स एज ए बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर इट इज ए लेंडर टू द बैंक्स, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स है या कॉमर्शियल बैंक्स है, उनको भी ये लैंड करता है, उनको भी मनी उधार में देता है। ठीक, इसके मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे मैंने बताया आपको, मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है एनुअली, तो उसके कितने क्या है, कैसे इशू करता है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा वो मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव बनाता है, जैसे सीआरआर हो गया आपका, एसएलआर हो गया, बैंक रेट या रिपो रेट। इन्हीं सभी को हम डिटेल में आगे जाके जानेंगे। ठीक, दूसरा क्या हो गया हमारा, इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट हो गया। ये इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट आपका क्या करता है, ये सेबी के द्वारा कंट्रोल होता है, और इसमें हमारा जो भी इक्विटी है, इक्विटी मतलब शेयर से आप समझिए, जो कंपनीज की इक्विटी रहती है या कंपनी को डेब्ट लेना चाहती है, पब्लिक से भी ले सकती है वो, तो वो इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। और ये किस किस के ऊपर सुपरविजन रखता है अपना, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, ब्रोकर्स हो गए, इक्विटी फर्म्स हो गई, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कस्टोडियंस, डिपोजिटरीज, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। इन सबको कंट्रोल और सुपरवाइज कौन करता है, सेबी करता है। तीसरा आपका आ गया इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सीधी सी बात है, इंश्योरेंस सेक्टर जो हमारा है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या फिर प्राइवेट है या फिर अपना गवर्नमेंट है, जितने भी जनरल इंश्योरेंस एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस, उन दोनों को कंट्रोल अपना इरडा करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक्स क्या हो गए। कॉमर्शियल बैंक्स इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं इसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सभी बैंक इसके अंदर आते हैं। मेन पर्पस क्या है इसका, द मेन पर्पस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से डिपॉजिट करती है किस फॉर्म में, सेविंग है, करंट अकाउंट है, ठीक है, टर्म डिपॉजिट, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सभी इसके द्वारा ये कॉमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट लेते हैं पब्लिक से, और क्या करते हैं, उसको लैंड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द मेन एरिया ऑफ द एक्टिविटी। मतलब जो अगर उनसे उधार लेने आता है, कोई फर्म है, इंडस्ट्रीज है या इंडिविजुअल भी है, उसको ये क्या करते हैं, लैंड भी करते हैं। एनबीएफसी क्या हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक, ये क्या करती है, दे आर ऑल्सो अलाउड टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से मनी लेती हैं, एंड लैंड मनीज यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लीजिंग, हायर परचेस एंड बिल डिस्काउंट। इनका रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये पब्लिक से रेज तो करती हैं फंड को, मतलब डिपॉजिट लेती हैं और उधारी किस रूप में देती हैं, जनरली लीजिंग, हायर परचेस एंड बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका हो गया ये प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, प्राइमरी डीलर्स डील इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, व्हाट आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर द सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स हैं, ठीक है, या फिर ट्रेजरी बिल्स हैं, ये सब गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट को मान लीजिए फंड की रिक्वायरमेंट है, तो पब्लिक से फंड को ले सकती है। कैसे ले सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है या फिर ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू कर सकती है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती हैं। और प्राइमरी डीलर उनको प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट में सेल या परचेस कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कौन सा हो गया, जैसे कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जब कोई बॉन्ड या कोई इक्विटी शेयर इशू करती है, आईपीओ जिसे हम बोलते हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट में करती है, और उसके बाद जितने भी बार उसका सेल या परचेस होता है वो सेकेंडरी मार्केट में जाता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, एफआईज, एफआईज आल्सो
प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड टू एमएसएमई एंड फार्मर्स। ठीक है, एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब इसमें छोटी स्मॉल एंड मीडियम टाइप की जो एंटरप्राइजेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सब इंक्लूड हो गई हैं। और फार्मर्स जो है उसको भी वो लॉन्ग टर्म फंड देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। मतलब कोई व्यक्ति जो है, कोई फर्म कमर्शियल बैंक के पास भी जा सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास भी जा सकता है। ठीक है, तो ये रहता है कई बार पॉलिसीज जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, या आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट रहता है। हो सकता है कि कॉमर्शियल बैंक के पास कोई फर्म जाती है, उसकी जो पॉलिसी में है, गाइडलाइंस में है, वो फुलफिल नहीं कर पाती है कोई फर्म, ठीक है, तो वो दूसरी किसी बैंक के पास भी जा सकता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास फंड के लिए जा सकता है। वहां पर हो सकता है उसको पॉलिसीज में कुछ रिलैक्सेशन मिले बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, तो वो उससे डिपेंड करता है फर्म के ऊपर, उसके ऑनर के ऊपर कि वो क्या चूज करता है। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल्सो हैव द सेम रोल, लाइक दे रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड लैंड मनी टू द पब्लिक। ठीक है, और जो क्या करते हैं, पब्लिक को एडवांसेस देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्या होते हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक भी दो प्रकार के होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि रूरल एरियाज में होते हैं। ठीक है, विलेज एरियाज में होते हैं। तो ये क्वेश्चन का एक बन जाता है पॉइंट कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, वो दे आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई, मतलब आरबीआई का रोल उसमें रहेगा, आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करेगा। वाइल अदर बैंक्स जो हो गए वो किसके द्वारा कंट्रोल हो गए, स्टेट गवर्नमेंट एंड नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड क्या है, जैसे एपेक्स बॉडी बैंकिंग की आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी एग्रीकल्चर बैंकिंग की जो है एपेक्स बॉडी, उसको क्या कहते हैं, हम नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड वो है। ठीक है, अभी इसमें हम सीआरआर आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, लेकिन सीआरआर से पहले हम थोड़ा सा बुक को भी देख लेते हैं। जैसे बुक में जो भी दिया है आपकी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे जो हमारा फंड है या बैंक ने किसी को पेमेंट किया या कॉर्पोरेट्स या इंडिविजुअल्स आपस में जो भी लेन देन करते हैं वो किसके कंट्रोल में रहता है, वो आरबीआई के कंट्रोल में रहता है। हम लोग ये चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है या फिजिकल फॉर्म में जो चेक है, क्लियरिंग हाउस है, ये सभी किसके कंट्रोल में, आरबीआई के कंट्रोल में रहता है, सेंट्रल बैंक के। ठीक, बाकी इसमें जो था मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये सब आरबीआई के रूल्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अभी सीआरआर या एसएलआर क्या है, जैसे हमने अभी देखा था मॉनेटरी पॉलिसी में जो है के इंस्ट्रूमेंट्स जो है सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रिपो रेट, ये सभी रहते हैं। तो इस चैप्टर में केवल सीआरआर या एसएलआर ही दिया है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। सीआरआर क्या रहता है, दिस इज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, दिस इज ए परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ ए बैंक। ठीक, क्या है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, क्या होती है, जो भी बैंक का डिपॉजिट है, मतलब डिमांड ऑन डिमांड पे किसी कस्टमर ने ले लिया, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, काजा अकाउंट हो गया, जब भी कस्टमर अपना चेक लेके आएगा, प्रेजेंट करेगा, तो उसको हमें पैसा देना ही है। देना तो टाइम लायबिलिटीज में भी है, बट टाइम लायबिलिटीज में थोड़ा रहता है कि कस्टमर ने अगर 1 साल के लिए अपनी एफडी कराई है, टर्म डिपॉजिट कराई है, 2 साल के लिए कराई है, तो बैंक को पता है कि ये 2 साल के बाद पैसा ले जाएगा। लेकिन जो भी डिपॉजिट है हमारा, वो क्या रहता है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है वो बैंक की। ठीक है, तो उसका एक परसेंटेज जो है वो हर बैंक को होल्ड करना पड़ता है एज रिजर्व विद द आरबीआई। मतलब आरबीआई ने एक रूल्स बना दिए हैं कि आपके पास जो भी डिपॉजिट है टोटल, उसका एक परसेंटेज, 5% बोले, 6% बोले, या जो भी वो बोलता है, उसको आपको होल्ड करना है, मतलब उसको आपको एडवांसेस नहीं देना है। मान लीजिए 100 करोड़ किसी बैंक का डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, मतलब डिपॉजिट्स है, और सीआरआर बैंक ने, आरबीआई ने बोला कि 10% है, तो 10 करोड़ उसको अपने पास होल्ड करके रखना पड़ेगा एज ए रिजर्व विद आरबीआई। ठीक, वो उसको एडवांस नहीं दे सकता है, 90 करोड़ उसके पास बचा एडवांस देने के लिए। ऐसी एसएलआर आपका हो गया। एसएलआर में क्या हो गया, एसएलआर इज ए परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ ए बैंक। ठीक है, ये भी सेम है, सीआरआर और एसएलआर अप्रोक्सीमेट सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, जो सीआरआर है इसमें कैश के रूप में वो आरबीआई के साथ के रिजर्व के रूप में होल्ड करेगा, कैश के रूप में। ठीक है, और एसएलआर में क्या रहेगा, इसमें विच इज हेल्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
बाय द बैंक, मतलब बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा बैंक को उतना पैसा, ठीक है। अगर मान लीजिए एसएलआर बोल दिया 5% है और 100 करोड़ जो है डिपॉजिट्स बैंक के पास है, तो 5 करोड़ का उसे क्या परचेज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करनी पड़ेगी और उसको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है सीआरआर और एसएलआर में। बाकी तो सेम ही है कि जो बैंक का फंड अवेलेबल है बैंक के पास एडवांसेस देने के लिए, उसको उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है किसके द्वारा, इस सीआरआर या एसएलआर के द्वारा। मतलब जब भी आरबीआई को लगता है कि बैंकों को ज्यादा लोन देना चाहिए, तो वो क्या कर देता है, सीआरआर या एसएलआर के रेट को कम कर देता है। एक समझिए जैसे 100 करोड़ अगर किसी बैंक का डिपॉजिट है, ठीक है, तो अगर सीआरआर मान लीजिए 10% है, तो 10 करोड़ उसको होल्ड करना पड़ेगा, 90 करोड़ का वो एडवांस दे सकता है। लेकिन अगर सीआरआर बढ़ा दिया, 15% कर दिया, तो उसके पास 85 करोड़ बचा, मतलब फंड उस पर कम हो गया एडवांसेस देने के लिए। और अगर सीआरआर को रिड्यूस कर दिया, 8% कर दिया, 5% कर दिया, तो उसके पास क्या हो गया, इट हैज नाउ मोर फंड टू गिव एडवांसेस टू द पब्लिक और टू द कॉर्पोरेट्स, ठीक है। तो ये पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, उसमें ये निर्धारित करता है कि सीआरआर या एसएलआर कितना होना चाहिए एज पर द guidelines of the bank. Other banks like commercial banks have to maintain this balance as a CRR or SLR as a percentage of their demand and time liabilities, ठीक है। ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी जब भी आरबीआई बनाएगा उसी समय ये इसके रेट को चेंज करता है। नाउ बॉन्ड एंड डिबेंचर्स क्या हो गए, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स आर एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज क्या हो गई, मतलब कोई बिग फर्म है, कोई बिग कॉर्पोरेट है, अगर उसको पैसा लेना है, ठीक है, इट वांट टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से लेना चाहती है, तो वो क्या करेगी, बॉन्ड या डिबेंचर्स इशू करती है और वो पब्लिक करेगी, परचेस कर लेगी। तो इस फॉर्म में क्या आ जाएगा, उसके पास, कंपनी के पास, कॉर्पोरेट के पास फंड आ जाएगा, ठीक है। नाउ इट हैज मोर फंड टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, तो उसको पब्लिक से पैसा लेना है, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स इशू करेगा। तो ये क्या है, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के अंडर में ये आता है, ठीक है। फिर क्या हो गया, डेट, इक्विटीज एंड डेरिवेटिव्स आर एग्जांपल ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी सिक्योरिटीज के एग्जांपल हैं, ठीक। एसबीआई इज द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, बताया था आपको, जो भी सेबी है, सॉरी एसबीआई बोल दिया मैंने, सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उससे रिलेटेड जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं, चाहे वो ब्रोकर्स हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, जो भी है, उन सभी को रेगुलेट कौन करता है, लाइसेंस कौन देता है, सेबी देता है, ठीक। यहाँ पर मर्चेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या हो गए, तो कोई कंपनी है अगर नहीं और वो आईपीओ इशू करना चाहती है, इक्विटी इशू करना चाहती है, ठीक है, इट वांट टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक बैंक के पास जाना पड़ता है, ठीक है। वो बैंक उसको गाइड करता है और उसको हेल्प करता है सिक्योरिटीज में, उसको आईपीओ इशू करने में या उसकी इक्विटीज को शेयर मार्केट के थ्रू इशू करवाने में, ठीक है। उसको वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलते हैं, ठीक है। वो फर्म का पूरा बैलेंस शीट देखेगा, उसकी कैपिटल कितनी है, उसके इन्वेस्टमेंट्स कितने, सभी को देख के उसके शेयर प्राइस को निर्धारित करेगा और उसके बाद वो शेयर मार्केट में इशू कर देगा। तो वही इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है। और ये लाइसेंस किससे मिलता है इन्वेस्टमेंट बैंक को, सेबी से लाइसेंस मिलता है, क्योंकि ये इक्विटीज में काम कर रहा है, ठीक है। इट इशूज स्टॉक्स एंड रेज फंड एंड मैनेज देम फॉर ए कंपनी, ठीक। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट बैंक। अब क्या हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आ गया आपका जो भी फॉरेन मनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, इक्विटीज में या डेब्ट मार्केट में, ठीक। तो वो किसके थ्रू कर सकता है, एफएफआई के थ्रू कर सकता है वो, ठीक है ना, एफएफआई के थ्रू वो कर सकता है। तो वो भी सेबी उसको रेगुलेट करता है। डिपोजिटरीज हो गया, डिपोजिटरीज क्या होती है, डिपोजिटरीज हेल्ड सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म, मतलब जैसे हम लोग सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, करंट अकाउंट खुलाते हैं, वैसे डीमेट अकाउंट हम लोग को खुलाना पड़ता है। डीमेट अकाउंट मतलब ये क्या करता है, जो मेनली शेयर मार्केट में हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है, इक्विटीज को परचेस करते हैं या सेल करते हैं, वो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही करते हैं। तो हम लोग को अगर इक्विटी मार्केट में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो हमें किसी बैंक के पास जाना पड़ेगा, वी हैव टू ओपन द डीमेट अकाउंट,
ठीक है, तो जो भी सिक्योरिटीज रहेंगी हमारी, जैसे मान लीजिए हमने रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, तो उसका हमें कोई लिखित में कोई सबूत नहीं मिलेगा, आप कह सकते हैं कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, है ना, कोई कागज हमें नहीं मिलेगा उसका, बल्कि दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट अकाउंट। हमारे डीमेट अकाउंट में वो शो हो जाएगा कि इतना हमने परचेस किया है, इतना हमारे पास अवेलेबल है, और जब हम सेल करेंगे वो भी हमारे डीमेट अकाउंट में हम लोगों को दिख जाएगा। तो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहती है सिक्योरिटीज, क्या में रहती है, डीमेट अकाउंट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहती हैं। ठीक, म्यूचुअल फंड क्या हो गया आपके पास। म्यूचुअल फंड मैंने बताया, जैसे कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, इट वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट टू अर्न मोर मनी, मतलब जैसे अगर वो डिपॉजिट करेगा अपना सेविंग में या करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, जैसे सेविंग अकाउंट में अगर वो पैसा रखता है या एफडी आरडी कराता है तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो उसको क्या करना है, ज्यादा अर्न करना है, इक्विटी मार्केट में वो जाना चाहता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है और उसको फियर है कि वो लॉस कर सकता है उसमें अपनी मनी को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, म्यूचुअल फंड में जाएगा। म्यूचुअल फंड क्या रहता है, म्यूचुअल फंड एक कंपनीज रहती हैं जिसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो दे हैव ए ग्रेट नॉलेज अबाउट द मार्केट एंड दे ऑलवेज लुक एट द मार्केट, मतलब मार्केट के अप एंड डाउन को समझने की कोशिश करते हैं, उसको हमेशा देखते रहते हैं और एक पूल क्रिएट करते हैं। पूल क्या क्रिएट कर दिया, मतलब किसी एक कंपनी में ना पैसा लगाकर वो डिफरेंट कंपनीज में लगाते हैं, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, जिससे कि लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन वो अपना कुछ कमीशन भी लेता है और प्रॉफिट भी उतना नहीं होता जितना डायरेक्ट इक्विटी में होता है। लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मार्केट की उन्हें नॉलेज नहीं है, वो लोग डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया म्यूचुअल फंड पूल, क्या हो गया, मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन स्टॉक, डेब्ट एंड अदर सिक्योरिटीज में वो क्या करता है, स्टॉक ये करता है, ठीक है। अभी 3 रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो गया। 3 रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या क्या हो गई आपकी, नहीं, पहली हो गई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं हमारे, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, एफआईज हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, रूरल बैंक्स हैं, ये सभी किसके अंडर में आ गए, अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आ गए, इनको वो ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्या हो गया अपना, सेबी। सेबी क्या रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट रेगुलेट करता है सेबी, है ना, जितना भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, ब्रोकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, ठीक है, मर्चेंट बैंक जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गया, एफ आई आई हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डिपोजिटरीज, म्यूचुअल फंड्स, ये सभी सेबी रेगुलेट करता है। एंड थर्ड इज द इरडा। इरडा का में काम करता है, इरडा इशूज लाइसेंस फॉर जनरल एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जितनी भी कंपनीज जो है अपनी काम कर रही हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, वो सभी को लाइसेंस इरडा देता है और इरडा ही उनके लिए गाइडलाइंस इशू करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये आज हमने फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में काफी कुछ जाना, और इसमें कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे आपके इजी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो इधर हम जाएंगे, बुक हमने है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं आपके, तो जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे, जो भी हमने आज डिस्कस किए पॉइंट्स, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और आप, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी कुछ जानकारी आप लोगों को मिली है और आप इजीली जो है क्वेश्चंस जितने आएंगे एग्जाम में वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये आ गया, ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं। स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो आरबीआई हैज ए डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपोजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड, तो ये फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि सेबी उनका कंट्रोल करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेबी उसको कंट्रोल करता है, आरबीआई बैंक को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम लोग सेबी यहाँ पर लगाएंगे। सेकंड दिया है, मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर, तो ये ट्रू है। मॉनेटरी कंट्रोल के जो इंस्ट्रूमेंट आपको बताए थे, सीआरआर है, एसएलआर है, बैंक रेट, रिपो रेट, जो आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आपके सीआरआर और एसएलआर ही है, तो वो ट्रू है, मॉनेटरी कंट्रोल उसके द्वारा एक्सरसाइज हो जाता है,
ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके द्वारा मेनली इशू होती है, जैसे हमने बताया था प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं, वो प्राइमरी डीलर्स मेनली डील इन जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें वो लोग डील करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते हैं प्राइमरी डीलर, ना कि म्यूचुअल फंड, इन सब में डील नहीं करते हैं प्राइमरी डीलर्स। ठीक है, फिर क्या हो गया, इशू एंड सर्विसिंग ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट मैनेज्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, तो फॉल्स है, आरबीआई उसको मैनेज करता है, आरबीआई इज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, अभी देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई, द डिक्रीज इन एसएलआर रेशियो कॉन्ट्रैक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन, मतलब हम लोग इसको यहाँ पर समझेंगे कि हमने आपको बताया था कि एसएलआर और सीआरआर को डिक्रीज करेगा अगर, तो क्या हो जाएगा, बैंक्स के पास फंड ज्यादा अवेलेबल होगा और वो लोन एडवांसेस ज्यादा दे सकता है, तो उससे क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ठीक है, लोन ज्यादा मिल जाएगा, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो गया है। और देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं, हमने काफी क्वेश्चन आज यहाँ पर डिस्कस किए और चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ा, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ, और मैं एक बार फिर आपसे बोलता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो आप लोग देख पाए और एग्जाम पास करने में आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये आप वीडियो देखते रहेंगे आपको पॉइंट वाइज सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप लोग इजीली एग्जाम पास कर पाएंगे। थैंक्स।